हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का। इस वीडियो में हम HP टेट नॉन मेडिकल के जनरल साइंस के क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे। इससे पहले हम 10 क्वेश्चंस को सॉल्व कर चुके हैं, आप उस वीडियो को भी देख सकते हैं। इस वीडियो में हम 15 क्वेश्चंस को कवर करेंगे। सॉल्यूशन आपको डिटेल वे में मिलेगा। आप हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर सकते हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 41, एटॉमिक रेडियस एज वी मूव फ्रॉम लेफ्ट टू राइट इन अ पीरियड। आपको बताना है जब आप पीरियोडिक टेबल में लेफ्ट टू राइट जाते हैं, यानी कि बाईं से दाईं तरफ जाते हैं, जो परमाणु की त्रिज्या है वो कैसा कैरेक्टर शो करती है। वो डिक्रीज होती है, इंक्रीज होती है, या सेम रहती है, या नन ऑफ द एबव, मतलब इनमें से कोई भी नहीं। तो आइए देखते हैं कैसे होगा। अगर आप बात करते हैं पीरियोडिक टेबल का, तो अगर हम देखते हैं बाईं तरफ देखते हैं हम, तो हमारा है सबसे पहले यहाँ पर लिथियम, फिर आता है आपका बेरिलियम, जो हम बात कर रहे हैं कि कैसे बढ़ता है घटता है। फिर आता है आपका बोरोन, फिर आता है कार्बन। तो हम सिर्फ लिथियम और बेरिलियम की ही बात करेंगे कि क्या कैरेक्टर शो होता है। तो लिथियम का आपको पता है एटॉमिक नंबर कितना है, 3। यहाँ पर देखते हैं, तो आपके पास आपको पता है 3 है, तो मैंने आप +3 लिख दिया, क्योंकि आपके जो न्यूक्लियस है या नाभिक है वहाँ पर आपका प्रोटॉन होता है, न्यूट्रॉन होता है। प्रोटॉन पर पॉजिटिव चार्ज होता है, यानी कि धनात्मक आवेश, और न्यूट्रॉन पे तो नहीं होता है। इलेक्ट्रॉन पे आपका ऋणात्मक आवेश होता है। तो मैंने कहा हम बात कर रहे हैं लिथियम की। तो लिथियम में आपके 3 प्रोटॉन होते हैं, उसका एटॉमिक नंबर 3 है, इसलिए यहाँ पे +3 पॉजिटिव चार्ज। तो 2 आपके इलेक्ट्रॉन, मैं सिर्फ आपको दर्शा रहा हूँ, यहाँ पर 2 इलेक्ट्रॉन आपके यहाँ पर हो गए और 1 आपका यहाँ पर। तो देखिए टर्म होती है प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, सिर्फ आप इतना समझ लीजिए। यहाँ पर अभी इसके लिए 2 है। तो अब देखिए आपका जो पॉजिटिव चार्ज होता है और नेगेटिव चार्ज होता है, उसमें क्या होता है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन, एक तरफ एक दूसरे को वो आकर्षित करते हैं। तो देखिए इनमें अभी दोनों में, इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन में, बहुत ही ज़्यादा प्यार है, मतलब वो आपस में एक तरीके से जुड़ना चाहते हैं, अब एक दूसरे की तरफ आकर्षित हैं। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं। तो अभी इनमें फोर्स ऑफ अट्रैक्शन ज़्यादा है, तो इनका जो रेडियस है वो अभी थोड़ा छोटा होगा। अब देखते हैं बोरोन के बारे में। तो जब बोरोन के आपको सॉरी बेरिलियम के बारे में, तो बेरिलियम का कितना होता है, 4 एटॉमिक नंबर। तो मैंने क्या कहा, ये +4 हम यहाँ ले लेते हैं, 2 आपके बाहर, 2 आपके बाहर, 2 यहाँ पर न्यूक्लियस क्या। तो अभी भी देखिए अब इनके पास क्या है, देखिए फोर्स ऑफ अट्रैक्शन तो है आपके प्रोटॉन और क्या बोलते हैं इलेक्ट्रॉन के में। देखिए अब यहाँ पर जो चार्ज है वो ज़्यादा है। चार्ज जब ज़्यादा आ गया, तो जब आपके न्यूक्लियस में चार्ज ज़्यादा है तो वो इलेक्ट्रॉन को ज़्यादा अपनी तरफ खींचेगा। ठीक है, तो क्या होगा, होगा ये कि आपका जो रेडियस है वो और डिक्रीज करेगा, आपकी त्रिज्या और डिक्रीज करेगी, और एटम का साइज छोटा होगा। तो आप ऐसे याद रख सकते हैं, जब आप लेफ्ट टू राइट जाएंगे तो आपका जो साइज है वो कैसा हुआ, वो आपका डिक्रीज हुआ। होपफुली आपको ये समझ आया हो। देखिए जब पॉजिटिव चार्ज 3 था, ठीक है, और जब पॉजिटिव चार्ज चार्ज था 4 था, ठीक है, तो ये जो आपके इलेक्ट्रॉन्स थे, इनको पॉजिटिव चार्ज ने अपनी तरफ ज़्यादा खींचा, तो क्या हुआ, उससे साइज डिक्रीज हुआ, तो आपकी ऑटोमेटिकली परमाणु की त्रिज्या भी डिक्रीज हुई। तो आप होपफुली इस बात को समझ गए होंगे। एक अगर आप थोड़ा देसी भाषा में चलें, तो देखिए ये हमारे एक मोटू भाई हैं, ठीक है, और यहाँ पर एक पतलू भाई है, ठीक है। इन्होंने इन्हें एक हाथ से खींचा, ठीक है, तो ये इनकी तरफ चल के आ गए, इन्होंने अपनी तरफ बुला लिया। अब मोटू भाई ने क्या किया, अपने दोनों हैंड से पतलू भाई को खींच लिया। अब पहले एक हैंड से, फिर 2 हैंड से, मतलब अब इनके पास पावर ज़्यादा आई, तो इन्होंने अपनी तरफ ज़्यादा जोर से खींच लिया। उसी तरीके से जब न्यूक्लियस में आपका पॉजिटिव चार्ज बढ़ा,
तो उस हिसाब से ही आपका एटॉमिक रेडियस डिक्रीज हुआ, मतलब चार्ज कम था तो परमाणु की त्रिज्या ज़्यादा थी, जैसे ही चार्ज बढ़ा तो आपकी परमाणु की त्रिज्या और घट गई। तो आपका ऑप्शन ए डिक्रीज राइट आंसर होगा। अब बात करते हैं इंक्रीज कब करती है। आपको पता है यहाँ पर हमारा लिथियम आता है, फिर बेरिलियम, फिर बोरोन, कार्बन, ऐसे करके आता है। फिर यहाँ पर नेक्स्ट उसमें आपका सोडियम आता है। अब आप कहेंगे कि जब हमारा पॉजिटिव चार्ज बढ़ रहा है तो आपका जब बात करेंगे हम सोडियम की, तो सोडियम का जो आपका एटॉमिक नंबर होता है वो कितना होता है, वो होता है आपका 11। फिर तो इसका भी साइज डिक्रीज करना चाहिए, ऐसा नहीं होता। देखिए इसमें मैंने जैसे आपको बताया था कि एक प्रिंसिपल क्वांटम नंबर का एक रोल होता है। तो देखिए अगर हम सोडियम की बात करते हैं, आपके पास आपको पता है 11 पॉजिटिव 11, यानी कि आई एम सॉरी यहाँ पर न्यूक्लियस में पॉजिटिव 11 है, आपके पास 11 प्रोटॉन है। अब क्या होगा, मान लीजिए दो आपके यहाँ पर आ गए, ठीक है, पर वहाँ पर देखिए वहाँ पर पहले दो ही ऑर्बिट थे, ठीक है, तो वो पास पास खींच रहे थे। अब देखिए यहाँ पर जो इलेक्ट्रॉन होगा उसको ये ज़्यादा फोर्स से अट्रैक्ट नहीं कर पाएगा, इस पे तो ज़्यादा इसका फोर्स होगा, पर यहाँ के लिए इसका जो फोर्स होगा वो कम होगा, इसलिए आपकी जो परमाणु की त्रिज्या है वो बढ़ जाएगी। जिस तरीके से आपके ये ऑर्बिट्स बढ़ते जाएंगे जिसमें आपका इलेक्ट्रॉन स्पिन करता है, उस तरीके से आपका एटॉमिक रेडियस इंक्रीज करता रहेगा। तो आप ये भी होपफुली समझ गए होंगे। तो जब आप टॉप टू डाउन जाते हैं, टॉप टू डाउन जाते हैं तो आपका एटॉमिक रेडियस क्या करता है, आपका इंक्रीज करता है। होपफुली आपको ये समझ आया हो। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, डिफ्यूजन ऑफ डैश इज पॉसिबल इन लिक्विड्स। आपको बताना है द्रव में डैश का विसरण संभव है। तो देखिए इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, ए बी एंड सी। देखिए लिक्विड में आपका सॉलिड का डिस्पर्शन भी होता है, डिफ्यूजन भी होता है, लिक्विड का भी होता है, गैस का भी होता है। तो ऑप्शन डी आपका राइट आंसर होना चाहिए। अब देखिए बात करते हैं सॉलिड का लिक्विड में कैसे होता है, क्या एग्जाम्पल बन सकता है। अगर आप देखें तो अगर जैसे आप मान लीजिए आप बात करते हैं सिंदूर की, ठीक है, वो आपका क्या है, आपका वो सॉलिड स्टेट में। अगर आप सिंदूर को पानी में डालते हैं तो वो वाटर के कलर को रेड कर देता है, तो आपका डिफ्यूजन वहाँ पर हो जाता है। अगर बात करते हैं आप लिक्विड टू लिक्विड, लिक्विड टू लिक्विड क्या होता है, जैसे आप एल्कोहल को वाटर में मिला दें तो आपका वहाँ पर लिक्विड प्लस लिक्विड डिफ्यूजन हो जाता है। अगर आप बात करते हैं गैस का, जैसे आपकी ऑक्सीजन होती है, ऑक्सीजन आपकी जैसे आपके जो महासागरीय जलीय जीव होते हैं, ठीक है, या आपके जो एक्वेटिक एनिमल्स होते हैं, वो आपकी पानी में घुली हुई ऑक्सीजन को यूज़ करते हैं, तो आपका वो क्या हो गया, गैस इन लिक्विड। तो आप ये याद रख सकते हैं, जैसे कि आप इमेजेस में भी देख सकते हैं। तो ये आपका ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द अबव, राइट आंसर होगा। या फिर आप एक सिंपल सा अगर आप बात करें लिक्विड टू लिक्विड का, लिक्विड प्लस लिक्विड का, जो आपके आपने जब स्कूलों में, जब हम स्कूल में थे तो हम जब अपनी वाइट शर्ट को आपका जो नील होता था, ठीक है, उससे हम थोड़ा ब्लू कलर का करते थे। जब आप नील होता था, नील को आप पानी में मिक्स करते तो आपका पानी किस रंग का हो जाता था, नीले रंग का हो जाता था, ठीक है। तो वो भी आपका लिक्विड प्लस लिक्विड का ही डिफ्यूजन है। तो ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। देखिए डिफ्यूजन क्या होता है, ये होता है मूवमेंट ऑफ पार्टिकल फ्रॉम वन रीजन टू अनदर रीजन, फ्रॉम हायर कंसंट्रेशन टू लोअर कंसंट्रेशन। मान लीजिए जैसे आपका एक, कहने का मतलब जैसे आपके डीओ की बॉटल है या आपकी जो परफ्यूम्स होती है, देखिए वहाँ पर यहाँ पर बहुत ज़्यादा कंसंट्रेशन है, आपकी जो जो भी इसके पार्टिकल्स हैं, जो भी इसका लिक्विड है या स्प्रे है, तो यहाँ पर इससे जब आप इसको प्रेस करेंगे या मतलब गैस निकालेंगे तो एक ऐसे रीजन की तरफ जाएगी जहाँ पर इसकी कंसंट्रेशन कम है। देखिए यहाँ पर तो कोई पार्टिकल नहीं एयर में इसके, तो जब आप यहाँ से प्रेस करेंगे, इसे दबाएंगे, तो आपकी जो गैस होगी, ठीक है,
वो आपके एटमॉस्फेयर में या एयर में मिलेगी। तो यहाँ पर ज़्यादा कंसनट्रेशन थी, यहाँ पर ऐसे कोई पार्टिकल नहीं थे इस डिओड्रेंट के, ठीक है, तो यहाँ पर जाकर वो मिल जाएंगे। तो मतलब हाइयर कंसनट्रेशन से आपके लोअर कंसनट्रेशन की तरफ जो आपके पार्टिकल मूव करते हैं उसे ही हम डिफ्यूजन कहते हैं। तो राइट आंसर होगा ऑप्शन डी, ऑल ऑफ द एबव। मॉडर्न साइंटिस्ट डिस्कस्ड अबाउट हाउ मैनी स्टेट्स ऑफ मैटर। आपको पता है कितनी स्टेट्स होती हैं? जो आज के टाइम में हमारे पास 5 स्टेट्स होती हैं, सॉलिड, लिक्विड, गैस एंड बोर कंडेंसेशन, और आपका एक होता है प्लाज्मा। आपसे एक क्वेश्चन भी पूछा गया था कि कौन सी न्यू टेक्नोलॉजी है, डिस्प्ले टेक्नोलॉजी, तो आपकी प्लाज्मा टेक्नोलॉजी भी डिस्प्ले में है, तो आप ये भी याद रख सकते हैं। ऑप्शन सी राइट आंसर होगा इसका। नेक्स्ट क्वेश्चन है डैश आर होमोजीनियस मिक्सचर। देखिए होमोजीनियस या समांगी मिश्रण, आपको पता है समांगी मिश्रण या होमोजीनियस मिक्सचर क्या होते हैं? जब आप कभी भी दो या दो से ज़्यादा सब्सटेंस को मिलाते हैं और उनकी जो केमिकल कॉम्पोजिशन होती है वो समान होती है, उसे कहते हैं हम होमोजीनियस मिक्सचर। जैसे अगर आप बात करें वाटर की, ठीक है, तो आप वाटर जहाँ मर्जी से ले लें, उसकी जो ऑक्सीजन की और जो हाइड्रोजन की जो रेशियो है वो सेम होगी। ऐसा नहीं होगा अगर मैं यहाँ पर इंडिया में वाटर लेता हूँ और एक मैं यूएसए में वाटर का सैंपल लेता हूँ, तो उनकी जो ऑक्सीजन की और जो आपकी हाइड्रोजन की कॉम्पोजिशन होगी वाटर में वो अलग अलग होगी, उसे तो हम होमोजीनियस मिक्सचर कहते हैं। तो इसका जो हमारा राइट आंसर होगा ऑप्शन ए, ट्रू सॉल्यूशन। जो आपके ट्रू सॉल्यूशन होते हैं इन्हें हम नेकेड आई यानी नंगी आंखों से नहीं देख सकते हैं और ये आपके होमोजीनियस मिक्सचर होते हैं। तो ऑप्शन ए आपका राइट आंसर है। नेक्स्ट है आपका टिंडल इफेक्ट इज शोन बाय। आपको बताना टिंडल प्रभाव किसके द्वारा दिखाया जाता है? ट्रू सॉल्यूशन, सस्पेंशन, कोलॉइड एंड बोथ बी एंड सी। देखिए मैंने आपको कहा, मैंने अभी आपसे बात की कि जो आपके ट्रू सॉल्यूशन होते हैं हम उन्हें नंगी आंखों से नहीं देख सकते, तो आप ये ऑप्शन तो भूल जाइए कि ये सही होगा। बात करते हैं फिर हम सस्पेंशन की और कोलाइड की। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलाइड। ये टिंडल इफेक्ट होता क्या है? आपने अगर कभी भी विजुअलाइज किया हो, कभी भी आपने देखा होगा कि आपको जब किसी एक नैरो पैसेज से लाइट आ रही होती है और आपने देखा डस्ट के पार्टिकल आपको ऐसे उसमें लाइट में दिखेंगे उड़ते हुए, ठीक है, वही आपका टिंडल इफेक्ट होता है। तो इस तरीके से आप याद रख सकते हैं, टिंडल इफेक्ट कई बार पूछा जाता है। तो आपका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, कोलाइड। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डीकम्पोजिशन ऑफ वेजिटेबल मैटर इनटू कंपोस्ट इज एन रिएक्शन। जब आपके जो वनस्पति द्रव्य का विघटन होता है और कंपोस्ट बनती है तो कौन सी अभिक्रिया है? तो ये अभिक्रिया होती है आपकी एक्सोथर्मिक, ऊष्माक्षेपी, जिसमें हीट निकलती है या आपकी जो ऊर्जा है वो निकलती है ऊष्माक्षेपी। देखिए क्या होता है, जब भी आपका डिकम्पोजिशन होता है वेजिटेबल्स का तो उसमें आपके बैक्टीरियाज काम करते हैं, ठीक है, और उससे आपकी हीट रिलीज होती है। तो ऑप्शन है आपका ऊष्माक्षेपी यानी कि एक्सोथर्मिक रिएक्शन होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश आर स्टोर्ड इन केरोसिन ऑयल। कौन सी धातु को आप केरोसिन ऑयल में डुबो कर रखते हैं? फेवरेट क्वेश्चन है, जब आपने 10th स्टैंडर्ड में पढ़ा होगा तब भी फेवरेट क्वेश्चन होता था, बोर्ड वालों को कई बार पूछा जाता था, आज भी पूछा जाता है। तो आज फ़र्क इतना है कि पहले हमें सोडियम का पता होता था, अब आपका पोटेशियम भी ऐड है। तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, बोथ ए एंड बी। देखिए सोडियम और पोटेशियम को आप क्यों स्टोर करते हैं केरोसिन ऑयल में, मिट्टी के तेल में? क्योंकि अगर आप इसे ऐसी खुली हवा में रख देंगे तो ये रिएक्ट करता है और ये जलना स्टार्ट कर देता है, ठीक है, मतलब एक्सप्लोजिव बन जाता है। तो इस तरीके से आप ऑप्शन सी राइट कर सकते हैं, बोथ ए एंड बी। सोडियम और पोटेशियम को आप केरोसिन ऑयल में डुबोकर रखते हैं। नेक्स्ट है आपका आफ्टर वाइट वॉश द वॉल शाइन्स आफ्टर थ्रू 2-3 days ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ। जब भी आप घर में सफ़ेदी करते हैं तो दीवारों में चमक
2-4 दिनों बाद ही आती है। तो वो फिर चमक जो आती है तो उसमें क्या फॉर्मेशन होती है। तो देखिए आपका पहली बात, अगर मैं आपसे क्वेश्चन पूछूं, आंसर तो हम इसमें बाद में डिस्कस करेंगे कि बुझा हुआ चूना क्या होता है, तो वही है वो आपका बुझा हुआ चूना, कैल्शियम हाइड्रोक्साइड। जब आपका ये रिएक्ट करता है सनलाइट से और आपका कार्बन डाइऑक्साइड से, तो ये बनाता है आपका कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट। तो इस क्वेश्चन का जो राइट आंसर होगा आपका कैल्शियम कार्बोनेट होगा। आफ्टर वाइट वॉश द वॉल शाइन आफ्टर 2-3 days ड्यू टू द फॉर्मेशन ऑफ कैल्शियम कार्बोनेट। तो आपका ऑप्शन भी आपका राइट आंसर होगा। कई बार पूछा जाता है बिना बुझा हुआ चूना, बुझा हुआ चूना है आपका कैल्शियम हाइड्रोक्साइड, आप ये भी याद रख सकते हैं। और सॉरी, नेक्स्ट क्वेश्चन है एल्यूमिनियम आयरन एंड जिंक रिएक्ट विद। आपको बताना आपका आयरन हो गया, आपका एल्यूमिनियम होगा, जिंक किससे अभिक्रिया करते हैं, ठंडे जल से, गर्म जल से, भाप से, उपरोक्त सभी से। तो देखिए जो आपकी ये ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं, ये रिएक्टिव होते हैं आपके स्टीम से। ठीक है, तो इसका जो राइट आंसर होगा ऑप्शन सी, भाप से आपके एल्यूमिनियम, जिंक और कॉपर बहुत अभिक्रिया करते हैं और ये क्या करते हैं, ये बना देते हैं ऑक्साइड्स स्टीम से। ठीक है, तो आप ये याद रख सकते हैं एल्यूमिनियम ऑक्साइड। नेक्स्ट है आपका फ़ारेनहाइट इज इक्वल टू द टेम्परेचर। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होता है बट समटाइम हमें फॉर्मूला याद नहीं रहता है। अगर आपको फ़ारेनहाइट फ़ारेनहाइट टेम्परेचर कैलकुलेट करना है तो 9/5 C+32 आप याद रखिए। और अगर आपको सेंटीग्रेड चाहिए तो आप इसे इक्वेशन में F-32 मल्टीप्लाइड बाई 5 डिवाइड बाई 9 कर लीजिए, तो आपके पास डिग्री सेंटीग्रेड आ जाएगा। आपको मुझे कमेंट करके ये बताना है कि मैक्सिमम जो आपकी रेंज होती है टेम्परेचर मेजर करने को मर्क्यूरी थर्मामीटर की, वो कितनी होती है। क्वेश्चन पूछा गया है, आपको मुझे कमेंट करके बताना है। इस क्वेश्चन का आपका ऑप्शन ए राइट आंसर था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस इज, बर्फ का गलनांक क्या है। देखिए क्वेश्चन बहुत ही ईजी है बट फिर भी हमसे समटाइम मिस्टेक हो जाती है। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, 273.16 केल्विन। देखिए ऑप्शन बहुत ही नैरो है। ठीक है, तो इसका जो मोस्ट जो अप्रोप्रिएट आंसर होना चाहिए ऑप्शन डी, 273.16 केल्विन। देखिए क्वेश्चन मैंने पोल में ही पूछा था, मैं आपसे भी पूछ रहा हूँ, जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, आपको मुझे बताना है मेल्टिंग पॉइंट ऑफ आइस। ठीक है, वो तो आपको पता है कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपको मुझे बताना है मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर, मैक्सिमम डेंसिटी ऑफ वाटर कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होती है। आपको मुझे वो क्वेश्चन बताना है कमेंट सेक्शन में। आइए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। कन्वर्जन ऑफ सॉलिड इनटू गैस विदाउट अंडरगोइंग इनटू लिक्विड स्टेट इज कॉल्ड। द्रव अवस्था में परिवर्तित हुए बिना ठोस का सीधे गैस में परिवर्तित होना क्या कहलाता है। देखिए होता आपकी ऑप्शन है सब्लिमेशन यानी कि उदरपातन। कहने का क्वेश्चन क्या था, पहले मान लीजिए आपकी चीज़ कोई सॉलिड में है, मान लीजिए आपका ये है, देखिए पहले ये लिक्विड स्टेट में आना चाहिए था, फिर ये आपका गैसीय स्टेट में जाना चाहिए था। मतलब पहले ये ठोस अवस्था से द्रव अवस्था में आना चाहिए था, फिर ये गैसीय अवस्था में जाना चाहिए था। बट क्या हुआ, ये सीधा ही ठोस अवस्था से गैसीय अवस्था में कन्वर्ट हो गया। तो इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं, क्वेश्चन ये था, इसे कहते हैं उर्ध्वपातन या सब्लिमेशन। अगर आपने देखा होगा जो आपकी नेफ्थलीन की गोलियां होती है जो अच्छी सी खुशबू देती है, देखिए वाइट कलर की होती हैं, तो आपने देखा होगा जब आप ऐसे छोड़ देते हैं तो वो पिघलती नहीं है, वो खुद ही गायब हो जाती है। मतलब कि वो ठोस अवस्था से सीधी ही गैसी अवस्था में चली जाती है। तो उसे कहते हैं हम ऑप्शन है सब्लिमेशन। कंप्रेशन आप सभी को ही पता है। ठीक है, जब आप किसी चीज़ को कंप्रेस करते हैं, ठीक है, प्रेशर यूज़ करते हैं, तो होता है आपका कंप्रेशन। वेपराइजेशन क्या होता है, जब आपका लिक्विड आपका गैसीय स्टेट में चला जाता है, कन्वर्ट होता है, या आपका जो
द्रव है वो आपका आपकी गैसीय स्टेट में जाता है तो उसे कहते हैं हम वेपराइजेशन, वाष्पीकरण। जैसे पानी का, जब पानी है वो आपका भाप बनता है तो उसे कहते हैं हम वाष्पीकरण। नेक्स्ट है आपका इन द प्रोसेस ऑफ मेल्टिंग ऑफ सॉलिड द टेम्परेचर। किसी ठोस के गलने की प्रक्रिया में तापमान डैश रहता है, बढ़ता है, घटता है, कुछ भी नहीं होता है। तो देखिए इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन ए, रिमेन कांस्टेंट। ऑप्शन ए रिमेन कांस्टेंट। अब आप कहेंगे कि ऐसा कैसे हो सकता है, जब हम वो चीज़ मेल्ट कर रही है, वो गल रही है, तो उसका तापमान बढ़ना चाहिए। ठीक है, देखिए हमें भी ऐसा ही लगता था, पर अब जब हमने पढ़ा है तो ऐसा नहीं होता है। अब मैं बताता हूँ आपको कैसे। देखिए इसे कहते हैं हम फेज चेंज। मतलब आपका जब एक अवस्था से दूसरी अवस्था में हम जाते हैं, जैसे ठोस से द्रव में गए, द्रव से गैसीय स्टेट में गए, तो आपका फेज चेंज हो रहा है। ठीक है, वो पहले सॉलिड फेज में था, फिर लिक्विड फेज में था, फिर वो आपका गैसियस फेज में था। तो क्या होता है, जैसे मान लीजिए ये आपका एक आयरन का टुकड़ा है, मान लीजिए लोहा है, मैं इसे गर्म कर रहा हूँ। ठीक है, यहाँ से मैं गर्म कर रहा हूँ, अभी ये सॉलिड है। ठीक है, अब यहाँ से देखिए सॉलिड है, ये कन्वर्ट कर रहा है आपका लिक्विड स्टेट में। तो जितनी भी मैं ऊर्जा दे रहा हूँ इसे, देखिए पहले तो टेम्परेचर राइज करेगा, ऐसा नहीं कि आपने जैसे ही इसमें हीट एनर्जी दी तो टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा, नहीं। जब ये सॉलिड से लिक्विड स्टेट में बदलना स्टार्ट करेगा तो वहाँ पर क्या होगा, जितनी भी आपकी हीट होगी वो इसे सॉलिड से आपकी लिक्विड स्टेट में कन्वर्ट करने में यूज होगी। ठीक है, तब आपका टेम्परेचर रेज नहीं करेगा। टेम्परेचर आपका राइज तब करेगा जब आप उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे हैं, जब तक वो गलना स्टार्ट नहीं कर रहा। जब आप ऐसे पॉइंट पे, मेल्टिंग पॉइंट पे पहुंच गए, जब आपका आयरन गलना स्टार्ट कर दिया, तब आपकी जितनी भी हीट है वो डायरेक्ट इसमें आपके मेल्टिंग फेज में चली जाएगी और टेम्परेचर आपका नहीं बढ़ेगा। तो इसका जो राइट आंसर होना चाहिए था ऑप्शन ए, रिमेन्स कांस्टेंट। नेक्स्ट है आपका वेपराइजेशन कॉजेस। वाष्पीकरण से क्या होता है, ठंडा लगता है, गर्म लगता है, दोनों होता है। तो देखिए इससे क्या होता है, इससे होती है कूलिंग। अब आपका देखिए सिंपल सी चीज़ें हैं, आप कैसे इन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। मान लीजिए आप कभी भी किसी भी शोरूम में विजिट करते हैं, आप घर पे भी कभी भी आप अपना जो डिओड्रेंट है, ठीक है, आप उसे अपने हाथ पर ऐसे स्प्रे कीजिए, आपको ठंडा ठंडा कूल कूल फील होगा। तो वो क्या होता है, आपने उसे, वो वहाँ से उड़ जाता है, वो आपका वाष्पीकरण होता है। ठीक है, तो उससे आपको ठंडक मिलती है। तो आपका ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ऑप्शन ए ठंडक यानी कि कूलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका डैश आर स्टेबल। कौन से स्थायी होते हैं, तो इसका जो हमारा राइट आंसर है ऑप्शन सी, कोलाइड सॉल्यूशन जो होते हैं आपके वो स्टेबल फॉर्म में होते हैं। ऑप्शन सी कोलाइड। तो ये थे आपके कुछ क्वेश्चंस, होपफुली आपको समझ आया हो। वीडियो को लंबा करने का मेरा कोई इरादा नहीं होता है, बट आपको क्वेश्चंस का सॉल्यूशन का पता होना चाहिए। देखिए ज़रूरी नहीं कि ये क्वेश्चंस आपसे पूछे जाएंगे, बट इनसे जुड़े कॉन्सेप्ट आपसे हमेशा पूछे जाएंगे, हर एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे। होपफुली आपको वीडियो पसंद आई हो। नेक्स्ट क्वेश्चन हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। टिल देन हैव अ गुड टाइम, टेक केयर।